तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोग भूगोल को कंटिन्यू किए हुए हैं। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 जलवायु प्रदेशों पे डिस्कशन किया था। अब जो बचे हुए हैं वो शेष 3 बचे हुए हैं। तो आज हम लोग तीनों को जो है कि कंप्लीट करेंगे और तीनों जलवायु प्रदेशों पर डिस्कशन करके आज इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे, यानी फिजिकल ज्योग्राफी को आज हम लोग एंड किया जाएगा। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी कैसा लगा। जिन लोगों ने पेड क्लास लिया हुआ है, सारी वीडियोज़ को देखे हैं, वो ईमानदारी से बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, आपको पसंद आया या नहीं आया। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू हो जाएगा। उसकी इंडियन ज्योग्राफी के दौरान ही हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सामान्यतः मैपिंग का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं। जबकि हम लोग अभी जो चल रहा था हम लोगों का, जहाँ पे सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पोर्शन का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसे बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भौतिक भूगोल। तो तीनों चीज़ों को समझ लीजिए थोड़ा सा। कई बार बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है, लोग पूछते हैं सर क्या क्या नहीं चलेगा। तो देख लीजिए, जो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसे बोलते थे फिजिकल, उसे बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी उसे बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है भौतिक भूगोल। यहाँ पे जो अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में, यहाँ पे अध्ययन किया जाता है भूगोल के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है ज्योग्राफी का, उस पर अध्ययन करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी के थ्योरेटिकल पोर्शन को समझा जाता है कि वास्तव में किस प्रकार से भूगोल आता है और भूगोल में जो विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए हैं, पर्वतों, नदी, पहाड़, उत्पत्ति नदियों के बारे में, और भी चीज़ें, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, काफ़ी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो भूगोल के सिद्धांत होते हैं। दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सामान्यतः विश्व के जो महाद्वीप हैं उनका अध्ययन किया जाता है। विश्व के महाद्वीपों का अध्ययन किया जाता है। इसी को बोलते हैं मैपिंग भी बोलते हैं, इसी को मैपिंग भी कहा जाता है। यानी जो विश्व के महाद्वीप हैं, जो देश हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इन महाद्वीप में कौन सी नदियां पाई जाती हैं, कौन से पहाड़ हैं, कैसे हैं, कौन सी लंबी नदी, छोटी नदी, इसके अलावा वहाँ पे कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। इन सब को हम लोग बोलते हैं जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे सामान्यतः बोलते हैं मैपिंग बोलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है मैपिंग से भी। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया है कंप्लीट वे में। फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब बचेगा हम लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग वाला पोर्शन। तो इंडियन ज्योग्राफी के दौरान हम लोग मैपिंग वाले पोर्शन को देखेंगे। जब भारत के भूगोल की बात करते हैं तो भारत का भूगोल क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। भारत का जो भूगोल है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का भूगोल कोई अलग पोर्शन है। ये जो भारत का भूगोल है, ये भूगोल का ही एक पोर्शन है। और भारत के भूगोल में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। क्या? सिद्धांत शामिल होता है और मैपिंग, मानचित्र शामिल होता है। मानचित्र शामिल होता है। दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या समझने वाले हैं, भारत में किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है, जो भारत में जितनी भी नदियों का निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, इन सभी चीज़ों को हम सिद्धांतिक पोर्शन में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने देख लिया है कि वहाँ पे किस प्रकार की नदियाँ कैसे होती हैं, पर्वत, पहाड़ वगैरह के बारे में। उसी के अप्लाइड फॉर्म को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे भारत के ज्योग्राफी में। तो भारत में हम लोग नदियों, पहाड़ों की चर्चा करेंगे, सिद्धांतों का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो भूगोल का ही क्या है, भारत, इंडियन ज्योग्राफी भूगोल का ही एक पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन। भूगोल बहुत बड़ा है, उसका एक पोर्शन उठा के दे दिया भारत का, क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं। तो इंडिया के विशेष संदर्भ के बारे में हम लोगों को जानना होता है, थोड़ा डीप जाकर के जानना होता है। मैपिंग का मतलब होता है जहां पे, यहाँ पे हम लोग जो कॉन्टिनेंट के मैप करेंगे, हम लोग अलग अलग महाद्वीपों को मैप करेंगे, उससे भी डीप जाकर के भारत की मैपिंग करनी होती है, ताकि भारत की मैपिंग को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखना होता है। तो भारत का भूगोल वास्तव में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने का जो सही तरीका ये होता है कि पहले फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, जो सैद्धांतिक पोर्शन है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आप एंट्री करेंगे तो आपको सारी चीजें आसान लगेगी। और यही विषय का डिमांड भी होता है, यही समझ की डिमांड भी होती है कि आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उससे पहले आप जानिए कि क्या चीजें क्या क्या होती है। क्योंकि भारत के भूगोल में हम लोग जब बात करेंगे कि कहाँ पे जो है कि ज्वार भाटा आता है भारत के, तो ज्वार भाटा का सिद्धांत हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि ज्वार भाटे होते क्या है, कैसे आते हैं, क्या कंडीशंस है। अगर हम बताएं कि गुजरात के कच्छ में ज्वार भाटा आता है, तो अब यहाँ पे हमें ज्वार भाटा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिद्धांतिक पोर्शन में हम लोगों ने ज्वार भाटा को ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ बता देंगे गुजरात के
कक्ष में यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वार आता है, भाटा आता है। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, आप जा करके वहाँ पे भी देख लेंगे कि ज्वार भाटा होता क्या है, कैसे आता है। तो पढ़ने का जो वे होता है, जो तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने दोनों का, जिससे विषय में आपकी एक अच्छी पकड़ हो, अच्छी समझ हो। जब तक आप किसी विषय में अच्छी समझ नहीं रखते हैं, अच्छी पकड़ नहीं रखते हैं, तब तक यूपीएससी की उस डिमांड को आप पूरा नहीं कर सकते। यूपीएससी की डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना जरूरी है, क्रमबद्धता से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो भूगोल को ऐसे के तैसे करके पढ़ाते हैं। कभी भारत के भूगोल से शुरू करेंगे तो कभी फिजिकल ज्योग्राफी में किसी और पोर्शन से शुरू करेंगे। यानी फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो एक क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ना है। हम लोगों ने जितने भी विषय को पढ़ा एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है। चाहे वो पॉलिटी हम लोग पढ़े थे जब हम पढ़ा रहे थे दूसरे जगह पे, तो वहां पे भी हम लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा था। इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, क्रमबद्ध रूप से पढ़ा, पूरे इतिहास को पढ़ा सिस्टमेटिक ढंग से, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, तीनों को हम लोगों ने। एनवायरमेंट भी हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा। और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का फायदा आप लोगों को खुद महसूस होता होगा, नजर आता होगा कि क्या तरीका होता है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का, उसके क्या फायदे होते हैं। लंबे समय तक आपके माइंड में चीजें बनी रहती, सब अवधारणाएं स्पष्ट पानी की तरह साफ हो जाती हैं। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी अगर शुरू करते और आपसे शुरू में ही हम ज्वार भाटा पढ़ाना शुरू कर देते, शुरू में ही हम जो एक नदी पर्वत पढ़ाना शुरू कर देते, तो आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से चलने पर सारी चीजें समझ में आ जाती है। और यूपीएससी यही डिमांड करता है कि आप विषय को कितनी क्रमबद्धता से और कितने सही तरीके से, अस्त्री तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और वहीं से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों का जो तरीका है तो पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग, हम बार बार बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही हम लोगों का तरीका है, जो एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच, एक अलग टाइप के अप्रोच रखता है। और उसी अप्रोच में हम आपको लेकर के चलना चाहते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें आसान हो जाए। अभी तक आप लोग जो जो विषय पढ़े होंगे आपको विषय बिल्कुल आसान हो गया होगा। अब आपको उसमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद किताबें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। और ये सारी चीज़ें करना सभी लोग नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग इन सब चीज़ों को करते हैं। बार बार ये चीज़ें इसलिए बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको समझना होगा इन सब चीज़ों को। अगर ये चीज़ें आप लोग नहीं समझेंगे तो इतना हमारा जो किया धरा मेहनत है वो किसी मतलब का नहीं निकलेगा, अगर आप इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं कि नहीं सचमुच में ऐसा होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों पोर्शन को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे भारत के सैद्धांतिक पर्सन को भी देखेंगे, कई प्रकार की यहाँ के चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों की क्या विशेषताएं, ये सब सारी चीज़ों को देखने के साथ ही मैपिंग भी हम लोग साथ में देखेंगे और समझेंगे भारत के मैपिंग के साथ भी। तो इंडियन ज्योग्राफी पूरा मैपिंग और सिद्धांत दोनों का खेल होता है, दोनों को एक साथ हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी के एक बेहतरीन सा नोट्स भी बनेगा और अच्छी समझ भी हो जाएगी। फिर सारे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, भूगोल के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने लेंगे। बहुत सारे लोगों के भूगोल क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत ही टफ लगता है, लेकिन देखिएगा इसके बाद आपके भूगोल के जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विश्व के प्रमुख जलवायु। विश्व के प्रमुख जलवायु। कलर विश्व के प्रमुख, दिख रहा है ये कलर आप लोगों को, या कोई और कलर सेलेक्ट किया जाए। विश्व के प्रमुख, ये वाला, हाँ ये दिख रहा है सही। तो विश्व के प्रमुख जलवायु हम लोगों को पढ़ना है आज। 3 जलवायु लास्ट बचे हुए हैं, उन तीनों पे ही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एक तो है शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, और कम बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो भी होता है वो घास के रूप में ही होता है, यानी कि वो बड़े पौधे नहीं बन पाते, घास ही रह जाते हैं। शीत क्षेत्र में होता है, इस वजह से शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रेरीज घास का मैदान, स्टेपीज घास का मैदान, और भी कई सारे वेल्स हैं, डाउन्स हैं, है ना, ऐसे कई सारे मैदान आते हैं। तो यहाँ पर रहने दीजिए शीतोष्ण घास के मैदान ही। उसके बाद हम लोगों को दूसरा देखना है टैगा तुल्य जलवायु। टैगा तुल्य जलवायु, तुल्य जलवायु, इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार होता है साइबेरिया में होता है, तो इसे साइबेरियन जलवायु भी बोलते हैं। साइबेरियन तुल्य जलवायु, तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। अब लास्ट बचा हुआ है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य दिख रहा है ना, टुंड्रा तुल्य जलवायु। चलिए तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, शीतोष्ण घास के मैदान, ये हेडिंग होगा आप लोग।
लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे भी स्टेपी या प्रेरी घास के मैदान, काफ़ी विस्तार है। स्टेपीज घास के मैदान और प्रेरीज घास के मैदान इसी वाले भाग में पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो है कि शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज या प्रेरीज घास के मैदान भी कह दिया जाता है, सामान्यतः यही रीज़न है। अच्छा, इसका जो विस्तार होता है, ध्यान रखिए, वो 40 से 65 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में होता है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ देखा था, 2 जलवायु प्रदेश देखे थे, जहाँ पे एक महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत पे था, दूसरा महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पे था। ये लगभग 40 से 65 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। और आंतरिक भाग में होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बारिश कम होती है, अंदरूनी हिस्से में ऐसे भी बारिश बहुत कम होता है। तो बारिश कम होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ घास ही उगते हैं और कुछ यहाँ पे पाया नहीं जाता। क्योंकि घास ही बहुत ज़्यादा होते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में घासों के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, जैसे प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्स, इन सब से नाम दे दिए जाते हैं। तो ये उन नामों से भी जाने जाते हैं। तो लिखिए, तो वनस्पतियों के रूप में यहाँ पे ज़्यादातर क्या होते हैं, घास ही पाए जाते हैं। तो लिखिए, यह प्रदेश 40 से 65 अंश अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। तट से अंदर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। वर्षा की मात्रा घटती जाती है। वर्षा की कमी के कारण, दिख रहा है, कमी के कारण यहाँ की मुख्य वनस्पति घास होती है। चूंकि यह घास शीतोष्ण प्रदेश में मिलता है। जलवायु प्रदेश जब हम लोग वायु दाब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप लोग देखिए अक्षांशों का डिवाइडेशन हमने किया था, कैसे शीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण। तो वो जो पेटियाँ होती हैं उसी हिसाब से, तो ये सारी पेटी का है 40 से 65 अंश, ये शीतोष्ण प्रदेश में स्थित पेटी है। क्योंकि यह घास शीतोष्ण प्रदेश में मिलती है, इसलिए इसे शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। इसलिए इसे शीतोष्ण घाट का मैदान कहा जाता है। इसलिए इसे शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। अब यहाँ चूंकि शीतोष्ण प्रदेश में थे, यहाँ गर्मी में भी क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 15-16 के आसपास होता है यहाँ पे गर्मी का तापमान। और जो सर्दी का तापमान होता है 0 या उसके नीचे होता है लगभग। तो यहाँ गर्मी में भी एक प्रकार से सर्दी बनी रहती है। शीतोष्ण प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड वाली सर्दी हो जाती है यहाँ पे। तो लिखिए, यहाँ ग्रीष्म काल का औसत तापमान, यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर, यहाँ ग्रीष्म काल का औसत तापमान, यानी गर्मी का जो तापमान होता है, हमारे यहाँ जितने जाड़े का तापमान होता है लगभग उतना यहाँ गर्मी का होता है। औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तथा शीत ऋतु का औसत तापमान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से
कम होता है। अगर यहाँ की हम लोग वर्षा की बात करें कि यहाँ बारिश कितनी होती है, तो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, 40 से 70 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ की बारिश होती है, यानी बहुत ही कम बारिश होती है। हमने पहले ही बताया था कि आंतरिक भाग में होने के कारण यहाँ बारिश कम पहुँचती है। बारिश ज़्यादातर तटवर्ती इलाकों में होती है, ये ध्यान रखिए। पूर्वी तटवर्ती इलाकों में बारिश खूब होता है, जैसे भारत में भी हम लोग देखेंगे तो इंडिया में भी ये वाला जो इलाका है इधर बारिश खूब होता है। या तो इस वाले इलाके में बारिश होता है जो पश्चिमी तट है, लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा है इधर वाला, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इस वाले हिस्से में बारिश बहुत ही कम होती है। किसी भी कॉन्टिनेंट के तटवर्ती भागों में बारिश ज़्यादा होती है, अंदरूनी हिस्से में बारिश कम होती है। ये ज्योग्राफी का सिद्धांत कहता है कि अंदरूनी हिस्से में बारिश, चूँकि तटीय बारिश होने का मकसद क्या है, हमने बताया था कि बारिश बादल बिना आर्द्रता के बनेगा नहीं। बादल जब समुद्र होंगे, समुद्र में जब पानी होगा तो वहीं से आर्द्रता ग्रहण होता है और वहीं से जो है कि संघनन की प्रक्रिया होती है और बादलों का निर्माण होता है। और वही बादल जब आगे बढ़ते हैं, जब ठंडे होते हैं तो फिर बारिश कर देते हैं। तो मान लेते हैं बारिश जब होती है तो ये टकराते हैं जब बादल तटों से, तो यहाँ पे तो बारिश करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बारिश होते जाती है, तो बादलों से क्या होता है, आर्द्रता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। जो संघनन करके जो जल की बूंदें बनी होती है समाप्त होती जाती हैं और बादल जब आगे बढ़ती हैं तो उनके पास बहुत ही कम संघनित जल रह जाते हैं, जिससे बारिश के रूप में उसे जो है कि जमीन पे गिरा सकें या बरसा सकें, ये नहीं होता। तो इस वजह से जैसे जैसे तट से दूर जाते हैं, चाहे इस तट से दूर जाएंगे चाहे इस तट से दूर जाएंगे, बीच वाले अंदरूनी हिस्सों में बारिश कम पाया जाता है कहीं भी। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, ध्यान रखिए। जब जो भी इलाका आपके अंदरूनी हिस्से में है, समझ जाइए कि वहाँ पे बारिश कम होता है और वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम ही बारिश होता है। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर वर्षा 40 से 70 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह वर्षा वर्ष भर होती है। ग्रीष्म काल में शीतकाल से अधिक वर्षा होती है, बस ये ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म काल में शीतकाल से अधिक वर्षा होती है। शीतकाल से दिख रहा है ना, अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा, ध्यान रखिए, सिर्फ एक जलवायु प्रदेश है जो अपवाद में आता है, जहाँ पे गर्मी में बारिश नहीं होती बल्कि जाड़े में बारिश होता है। बाकी के जितने भी जलवायु प्रदेश हैं, अगर वहाँ पे वर्षा हो रहा है गर्मी जाड़े दोनों मौसम में, तो समझिए कि गर्मी में वर्षा ज़्यादा होगी और जाड़े के मौसम में वर्षा कम होगा शीतकाल में। एक जलवायु प्रदेश कौन सा अपवाद है आपको याद है, बहुत ही आसान है और IAS में वो पूछा भी गया था, हर जगह पूछा गया। IAS के प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह पूछा गया है और हमने बताया भी था कि इस चीज़ को ध्यान दे रखिएगा। कई प्री में भी आप लोग देखेंगे कई बार पूछा गया, PCS वगैरह में भी पूछा गया है और IAS में तो खूब पूछा गया है उस जलवायु प्रदेश के संदर्भ में। चूँकि सब कुछ अपोजिट हो जाता है, नॉर्मली लोग कॉमन सेंस लगाते हैं तो पाते हैं कि गर्मी में ही शायद बारिश ज़्यादा हो, जाड़े में तो बारिश बहुत ही कम हो। जैसे हम लोग के यहाँ भी देखते हैं कि जाड़े में बारिश बहुत ही कम होती है, मतलब सिर्फ नाम मात्र की बारिश होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखिए, हमने क्या बताया कि यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है क्या है, घास है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो नाम इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी घास यहाँ पे नाम लिखवाएंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में जाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछता है। प्रेरीज घास कहाँ पे पाया जाता है, स्टेपीज कहाँ पे पाया जाता है, वेल्स कहाँ पे पाया जाता है, डाउन्स कहाँ पे पाया जाता है। और ये जो सारी घासें हैं ये शीतोष्ण घासें हैं। हालांकि जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो हम वहाँ पे भी आपको बताएंगे उष्ण घासें, शीतोष्ण घासें, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन वहाँ भी हम लोग करेंगे। तो लिख लीजिए, यहाँ की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की मुख्य वनस्पति घास है, ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ की मुख्य वनस्पति घास है, रुकिए, यहाँ की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की मुख्य वनस्पति घास है, जिससे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जाना जाता है। जिसमें नंबर 1 यही लिख लीजिए, प्रेरीज,
सॉरी प्रेरी होगा, प्रेरीज नहीं बल्कि प्रेरी होगा। प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। मैदान यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन यह घास उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जहां पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, जिससे देखिए होता क्या है, ध्यान रखिए। हमने क्या बताया था, जहाँ पूर्व से पश्चिम जैसे जैसे जाएंगे हम लोग को बारिश घटेगी, तो पूर्व से पश्चिम जैसे जैसे जाएंगे जैसे जैसे बारिश घटेगी वैसी घास की लंबाई भी क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो पूर्व में यहाँ घास की लंबाई थोड़ा बड़ी होती है और पश्चिम में जैसे जैसे जाते हैं आंतरिक भागों में वैसे वैसे घास की लंबाई कम होती जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मात्रा घटती जाती है, जिससे पूर्व से पश्चिम जाने पर घास की लंबाई घटती जाती है। लंबाई नहीं, हाँ, घास की लंबाई घटती जाती है। घास की लंबाई घटती जाती है, ठीक। तो घास की लंबाई क्या होता है, पूर्व से पश्चिम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे घटती जाएगी। उसके बाद दूसरा जो घास का मैदान है वो है पंपास, अर्जेंटीना की घास की मैदान है। पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। शीतोष्णकटिबंधीय घास है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस न हो। कई बार मिलाने के लिए भी प्रश्न आता है कि निम्न घासों को मिलाइए, प्रेरीज, स्टेपीज, ऐसे देगा। शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, अर्जेंटीना, यूएसए नाम भी देगा और उसका नेचर भी पूछ लेता है कि शीतोष्णकटिबंधीय है या उष्णकटिबंधीय है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती ना हो। यहाँ की घास की खासियत देखिए, ये जो घास अर्जेंटीना में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन यह घास जो यहाँ पे पाई जा रही है पंपास, यह घास पौष्टिक नहीं थी। यानी जब पशु इसको चरते थे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होता था। यानी कुछ खाने के बाद उनके मांस में वृद्धि होनी चाहिए, पौष्टिकता नजर आनी चाहिए। तो घास ये बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं था। पशु खा जाते थे, उनको कुछ होता ही नहीं था, उनको लगता ही नहीं था। तो बाद में क्या किया गया कि आप लोग एक होम्योपैथिक दवा का नाम सुने होंगे जो ताकत की दवा मानी जाती है, पौष्टिक दवा मानी जाती है, जिसका नाम है अल्फा अल्फा। बहुत ही फेमस दवा है होम्योपैथ की। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे होम्योपैथ की यही अल्फा अल्फा दवा दे देता है। ये जो अल्फा अल्फा दवा है ये इस घास से बना हुआ है और उस घास का ही नाम है अल्फा अल्फा। बहुत ही पौष्टिक घास मानी जाती है। बाद में क्या हुआ कि यहीं पे अर्जेंटीना में यूरोप से लाया गया अल्फा अल्फा घास और इसी पंपास घास में उसको मिक्स कर दिया गया अल्फा अल्फा घास को, जिससे कि घास पौष्टिक हो जाए। और यह जो अल्फा अल्फा घास है ये पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक माना जाता है। अगर इसको पशु खाते हैं तो उनके मांस में तेजी से वृद्धि होती है। तो आप सोचिए, पशुओं के लिए पौष्टिक घास हम लोगों को भी दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य भी एक पशु ही है। आइए तो लिखिए यहाँ पे, यह मुख्यतः अर्जेंटीना, यह घास मुख्यतः अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। यहाँ की घास पौष्टिक नहीं थी, इसलिए यहाँ स्पेन से अल्फा अल्फा घास लाकर मिस्र किया गया
अल्फा अल्फा घास लाकर लगाया गया, ऐसे कर लीजिएगा, लगाया गया जिससे अब यहाँ की घास पौष्टिक हो गई है। अब यहाँ की घास पौष्टिक हो गई है, पौष्टिक हो गई है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? पहले क्या था, अब यहाँ की घास पौष्टिक होगी। पहले यहाँ की घास पौष्टिक नहीं थी, पशुओं के लिए कोई फायदेमंद नहीं होता। ध्यान रखिए, जो अल्फा अल्फा घास है दुनिया की सबसे पौष्टिक घासों में से एक मानी जाती है। इसी वजह से अल्फा अल्फा घास की होम्योपैथ में सिरप वगैरह दवा आती है, सिरप के तौर पे भी आता है, ऐसे भी आता है जो दवा खुराक वगैरह लेना होता है, तो दोनों रेंज में आता है। तो लिखिए, उल्लेखनीय है कि अल्फा अल्फा घास विश्व की सबसे पौष्टिक घासों में से एक है। सबसे पौष्टिक घासों में से एक है, घासों में से एक है। इसे खाने से पशुओं में मांस का पशुओं में मांस तेजी से बढ़ता है, ऐसे कह लीजिए, मांस तेजी से बढ़ता है इसे। तो इसको खाने से पशुओं का मांस तेजी से बढ़ता है और हम लोग खाते हैं, मनुष्यों को भी खाते हैं। यहाँ पे कई बार देखते हैं कि दवा, आप जाइए कि बड़ी वीकनेस है डॉक्टर साहब होम्योपैथ के, तो आग बंद करके अल्फा अल्फा टॉनिक लिख देता है कि इसको खाइए और जल्दी से आप मानव से पशु बन जाइए, मांस बढ़ाइए, ताकत लाइए। इसके बाद एक घास है वेल्ट्स। ये भी क्या है? ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास है। कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो लिखिए, दक्षिण अफ्रीका में यह घास पाया जाता है, वेल्ट्स घास, दक्षिण अफ्रीका। लिखिए, यह घास दक्षिण अफ्रीका, यह घास दक्षिण अफ्रीका में ही एक पठार है, वेल्डे का पठार। वेल्डे के पठार पे पाए जाने के कारण इसे जो है कि वेल्ट्स घास कहा जाता है, उसी से इसका नाम कर। तो यह घास दक्षिण अफ्रीका में वेल्डे के पठार में पाया जाता है, वेल्डे के पठार में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो वेल्डे जो घास है, वेल्ट्स, ऊंचे घास भी होते हैं और छोटे घास भी होते हैं, यानी दोनों क्वालिटी इस घासों में होती है। तो जो ऊंचा वेल्ट्स होता है, ऊंचा वेल्ट्स जो होता है उसे बोलते हैं ग्रेनाडा, ध्यान रखिएगा। और जो नीचा वेल्ट्स होता है, जो छोटा होता है, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं बल्कि छोटा लिखिए, जो छोटा वेल्ट्स होता है उसे बोलते हैं हमाडा। छोटा वेल्ट्स को बोला जाता है हमाडा। ऐसी घास है। आइए स्टेपीज पे भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। स्टेपीज, अगला हेडिंग डाल लीजिए। स्टेपीज दिख रही है? कौन सा कलर लिया जाए? ये दिख रहा है हमको, तो यहाँ से दिख ही नहीं रहा है कैमरा में। रुक जाइए, ब्लैक, येलो, वाइट, यही तीन हमको लग रहा है सही लग रहा है। वाइट। स्टेपीज, तो लिखिए, यह घास पश्चिम में काला सागर से लेकर पूर्व में साइबेरिया से मंगोलिया तक पाया जाता है। तो स्टेपीज घास का मैदान, ये भी इसी शीतोष्ण घास का मैदान है, जो पश्चिम में काला सागर से लेकर के पूर्व में साइबेरिया से मंगोलिया तक विस्तृत है। ऐसे ही एक घास और है जिसका नाम है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये डाउन्स। ये भी डाउन्स जो है
शीतोष्णकटिबंधीय घास है। यह ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदी बेसिन में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदी बेसिन में पाया जाता है। डार्लिंग नदी बेसिन में पाया जाता है। ऐसी एक दो नाम और लिख लीजिए जो शीतोष्णकटिबंधीय घास से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है बुस्टाज, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास है जो हंगरी में पाया जाता है। ऐसे ही होता है एक कैनवरा, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये सारे घास क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसमें प्रेरीज और ये जो घास के मैदान है गेहूं की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी ये घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। इसी वजह से यह जो पूरा प्रदेश है गेहूं के कृषि के लिए जाना जाता है। तो लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, यह प्रदेश गेहूं की खेती के लिए कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदेश गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे जो घास के मैदान हैं वो कृषि विकास के लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं प्रदान कर देते हैं, इसीलिए इसे कृषि विकास का माना जाता है कि अगर यहाँ पे गेहूं हो या खेती जो अन्य खाद्यान्न थे उसकी खेती की जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इसी वजह से इसे भविष्य का भंडार भी कहा जाता है कि आने वाले फ्यूचर में ये भविष्य के भंडार के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा यह प्रदेश गेहूँ के कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कामा लगा के लिखिएगा, यहाँ कृषि विकास की अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं इसीलिए इस प्रदेश को भविष्य का भंडार कहा जाता है। भविष्य का भंडार कहा जाता है। भंडार कहा जाता है। तो ये तो हो गया हम लोगों का जो है कि स्टेपीज तुल्य जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय घास तुल्य जलवायु से मान। अब हम लोग आते हैं दूसरे पर, और दूसरा हम लोगों का टैगा तुल्य जलवायु। हेडिंग डाल लीजिए टैगा तुल्य जलवायु। टैगा तुल्य जलवायु, टैगा तुल्य जलवायु, इसी को बोलते हैं साइबेरियन तुल्य जलवायु, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार साइबेरिया में है। साइबेरियन तुल्य जलवायु, यह जलवायु सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और 50 से 70 अक्षांशों के मध्य, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जलवायु नहीं पाया जाता है। इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है, 50 to 70 अक्षांशों के मध्य। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं, जहाँ समझने वाली चीजें होंगी हम लोग उसे समझेंगे भी। लिखिए, यह जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 अक्षांश के मध्य संपूर्ण महाद्वीप में पूर्व से पश्चिम पाया जाता है। पूर्व से पश्चिम पाया जाता है। अभी तक हम लोग कुछ जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि कुछ पूर्वी साइड में पाए जाते हैं, कुछ पश्चिमी साइड में पाए जाते हैं, कुछ आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो 50 से 70 अंश का है वो संपूर्ण महाद्वीप में पाया जाता है, लगभग पूर्व से पश्चिम पाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत होता है। तो संपूर्ण पूर्व से पश्चिम पाया जाता है। टैगा जो शब्द होता है वो रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है
आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला कोड़धारी वन। तो ये टैगा वर्ड है, रूस से लिया गया है, यानी रशियन शब्द है ये टैगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए टैगा शब्द रूसी भाषा का शब्द है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। टैगा शब्द रूसी भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है आर्कटिक क्षेत्र में, इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा, आर्कटिक क्षेत्र में, क्षेत्र में पाया जाने वाला कोड़धारी वन, पाया जाने वाला कोड़धारी वन, कोड़धारी वन होता है। ध्यान रखिएगा। तो टैगा का मतलब भी होता है कि ये आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला, यानी ठंडे क्षेत्र में पाया जाने वाला है, जहाँ पे कोड़धारी वन पाए जाते हैं। यानी ये भी पता हो गया कि टैगा वास्तव में कोड़धारी वनों को ही कहा जाता है। तो ये कोड़धारी वन है। और हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोड़धारी वन होते क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे प्रदेशों में है। तो ये कोड़धारी वन कोड़ के आकार के होते हैं। इनकी टहनियाँ कैसी होती हैं? लचकदार होती हैं, मुलायम होती हैं। और ये मुलायम टहनी और लचकदार लकड़ियाँ बड़ी कीमती होती हैं, यानी कि इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें नजर आएंगी अभी यहाँ पे। तो लिखिए इस प्रदेश का विस्तार, इस प्रदेश का विस्तार, देखिए इस प्रदेश का विस्तार, इस प्रदेश का विस्तार अलास्का होते हुए, अलास्का कनाडा, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी होते हुए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन तीनों को बोला जाता है स्कैंडिनेविया प्रदेश। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन्हें स्कैंडिनेविया प्रदेश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेविया प्रदेश भी बोलते हैं। कई बार प्रश्न भी पूछता है, आगे हम लोग जब मैपिंग करेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का चर्चा होगा। होते हुए स्कैंडिनेविया प्रदेश होते हुए पूर्व में, कामा लगा दीजिएगा यहाँ पे, पूर्व में बेरिंग सागर, देख रहे हैं सब अलास्का के पास है, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर तक विस्तृत है, बेरिंग सागर तक विस्तृत है। अब यहाँ के अगर मौसम की बात किया जाए तो ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पे शीतकाल लगभग 10 महीने का होता है और 2 ही महीने का ग्रीष्मकाल होता है। तो यहाँ शीतकाल लंबा होता है और ग्रीष्मकाल बहुत ही छोटा होता है। तो लिख लीजिए इस प्रदेश में शीतकाल की अवधि लंबी होती है। इस प्रदेश में, इस प्रदेश में शीतकाल, शीतकाल की अवधि, शीतकाल की अवधि लंबी होती है तथा ग्रीष्मकाल, तथा ग्रीष्मकाल लघु अवधि का होता है, लघु अवधि का होता है। अच्छा, यहाँ पे जो शीतकाल का जो तापमान है वो -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ग्रीष्मकाल का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसको आइए देखते हैं। यहाँ शीतकाल का औसत तापमान, यहाँ शीतकाल का औसत तापमान, औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकाल का औसत तापमान, ग्रीष्मकाल का औसत तापमान, औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है, के पास पहुंच जाता है।
तो सोचिए शीतकाल का औसत तापमान -7 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ग्रीष्मकाल में 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ग्रीष्मकाल भी यहाँ कैसा होता है, सर्द होता है। तो यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, इस प्रकार यहाँ ग्रीष्मकाल भी सर्द होता है, इस प्रकार यहाँ ग्रीष्मकाल भी सर्द होता है, ग्रीष्मकाल भी सर्द होता है। तो अब सोचिए, जो विश्व का सबसे जो ठंडा स्थान है इसी प्रदेश में पाया जाता है, और विश्व का सबसे ज़्यादा जो तापांतर भी यहीं पे होता है। तो लिख लीजिए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सर्वाधिक 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 ठंडा स्थान, सर्वाधिक ठंडा स्थान, ठंडा स्थान इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, प्रदेश में पाया जाता है। अब सोचिए कौन सा प्रदेश है, कौन सा स्थान है जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जो इसी जलवायु प्रदेश में है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है साइबेरिया, जो है कि बर्फोयास्क, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयास्क है, तो इस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो लिख लीजिए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयास्क है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, ठंडा स्थान बर्फोयास्क है, बर्फोयास्क है, जहां -68 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, तापमान रिकॉर्ड किया गया था, रिकॉर्ड किया गया है, किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि -68 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है बर्फोयास्क में, जो सबसे ठंडा स्थान है वो इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखिए, इस जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, इस जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, इस जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार साइबेरिया में होने के कारण, साइबेरिया में होने के कारण, होने के कारण इसे साइबेरियन तुल्य जलवायु भी कहा जाता है, साइबेरियन तुल्य जलवायु भी कहा जाता है, तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ की मुख्य वनस्पति कोड़धारी वन है, और इन्हीं कोड़धारी वनों को क्या बोलते हैं, टैगा बोलते हैं। तो लिखिए, यहाँ की मुख्य वनस्पति, यहाँ की मुख्य वनस्पति कोड़धारी वन है, कोड़धारी वन है, जिन्हें टैगा कहा जाता है, टैगा कहा जाता है। एक चीज और भी ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर होता है वो यहीं पे पाया जाता है। क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत ही माइनस में चला जा रहा है तापमान, और ग्रीष्म ऋतु में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो विश्व का सर्वाधिक तापांतर, तो लिख लीजिए, विश्व का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर इसी प्रदेश में पाया जाता है, इसी प्रदेश में पाया जाता है, इसी प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर हिमपात के रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। यहाँ की जो मृदा होती है वो पॉटजाल मृदा इसे बोलते हैं, पॉटजोल मृदा इसे बोला जाता है, जो राख नुमा आकार की होती है। तो लिख लीजिए, यहाँ की मृदा, यहाँ राख नुमा अम्लीय मृदा पाई जाती है, यहाँ राख नुमा अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा पाई जाती है, पाई जाती है।
जिसे पाटजाल बोलते हैं, जिसे पाटजोल कहा जाता है। अब यहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं वो भी सदाहरित होती हैं। देखिए कौन कौन सी वनस्पति लिखिए। यहाँ कोरधारी सदाहरित वनस्पतियां पाई जाती हैं। कोरधारी सदाहरित वनस्पतियां पाई जाती हैं। सदाहरित वनस्पतियां पाई जाती हैं। जिनकी टहनी कोमल तथा लचकदार होती है। कोमल तथा लचकदार होती है। कौन कौन से वनस्पतियां हैं जैसे लिख लीजिए, जैसे पाइन हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, लार्च, पोपलर इत्यादि कर लीजिए etc। चूंकि ये जो है कि कोमल वनस्पतियां होती हैं, यानी कोमल पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इन वनस्पतियों का आर्थिक महत्व बहुत होता है। तो लिख लीजिए, इन वनस्पतियों का आर्थिक महत्व बहुत होता है, या इन वनस्पतियों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। इन वनस्पतियों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। इन वनस्पतियों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। आर्थिक महत्व अधिक होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग टुंड्रा तुल्य जलवायु पे। लास्ट ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि होता है, और यह भी ठंडा प्रदेश है जो ध्रुव के चारों ओर 70 से 80 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी जो ध्रुव है उन ध्रुवों के चारों ओर विस्तृत होता है। और टुंड्रा का शब्द बंजर इसलिए बोलते हैं इसे, क्योंकि बहुत ही ठंडा प्रदेश होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि वनस्पतियाँ नहीं होती, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं होता है, इसी वजह से इसे बंजर जो है कि प्रदेश बोलते हैं, और जिसका मतलब ही होता है टुंड्रा का बंजर। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं, थोड़ा सा लिखिए। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ, टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ बंजर भूमि होता है। बंजर भूमि होता है। यह प्रदेश सामान्यतः 70 से 80 अक्षांशों के मध्य ध्रुवों के चारों ओर पाया जाता है। अक्षांशों के मध्य ध्रुवों के चारों ओर पाया जाता है। ध्रुवों के चारों ओर पाया जाता है या पाई जाती है। इसका विस्तार थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। इस प्रदेश का विस्तार उत्तरी कनाडा, उत्तरी ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरोप, उत्तरी भाग होगा क्योंकि ध्रुवों वाला पोर्शन है तो सब उत्तर वाला पोर्शन होगा। उत्तरी यूरोप, उत्तरी साइबेरिया लिख लीजिए। इस प्रदेश में इत्यादि कर लीजिएगा यहाँ पे etc। इस प्रदेश में 10 माह का कठोर शीतकाल होता है। शीतकाल होता है तथा 2 माह का
सर्द ग्रीष्मकाल होता है, सर्द ग्रीष्मकाल होता है। यानी यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ भी शीतकाल कठोर और ग्रीष्मकाल सर्द, यानी गर्मी में भी यहाँ पे ठंडी पड़ती है, ठंडी लगती है यहाँ गर्मी में भी। इसके अलावा ठंडा प्रदेश है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कॉमन सेंस भी अप्लाई कर सकते हैं कि ठंडा प्रदेश है तो यहाँ कभी भी सर्दी का जो जाड़े का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, हमेशा नीचे ही रहता है। जो गर्मी है उसका कभी भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से मतलब कि ऊपर नहीं जाता, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है गर्मी का तापमान। और जाड़े का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, 0 सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तो लिखिए यहाँ ग्रीष्मकाल का तापमान, यहाँ ग्रीष्मकाल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, तथा शीतकाल का तापमान कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा नहीं होता, अर्थात हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचा रहता है, ऊंचा नहीं होता है, अर्थात हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, यानी जब भी रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। कब का तापमान? जाड़े का तापमान। यहाँ की जो मुख्य वनस्पतियाँ हैं, चूँकि तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वनस्पतियाँ पाए ही नहीं जाते हैं। कुछ घासें वगैरह मिलती हैं तो उनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर। अदरवाइज यहाँ की जो सबसे मुख्य वनस्पति है वो काई पाई जाती है, यहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। यहाँ पे कोई घास, एक घास सिर्फ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। तो आप समझ जाइए कि 5 से 6 सेंटीमीटर ही ऊँची यहाँ के सबसे मुख्य जो है कि सबसे ऊँची घास पाई जाती है। अदरवाइज यहाँ पे शैवाल, काई वगैरह यही सब मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ की मुख्य वनस्पति शैवाल और काई है। यहाँ की मुख्य वनस्पति शैवाल और काई है। इन्हीं को बोला जाता है टुंड्रा, जिन्हें टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। जैसे कि कुछ और लिख लीजिए, जैसे कि काई हो गया, शैवाल हो गया, इसी प्रकार की वनस्पति, लाइकेन हो गया, मांस हो गया इत्यादि। यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की झाड़ी, हमने बताया जो घास होती है जिसकी ऊंचाई 5 से 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे लिखिए यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की झाड़ी अंटार्कटिका विलो पाया जाता है। यहाँ लिखिए यहाँ एक विशेष प्रकार की वनस्पति, विशेष प्रकार की झाड़ी, यहाँ एक विशेष प्रकार की वनस्पति, एक विशेष प्रकार की झाड़ी अंटार्कटिका विलो पाया जाता है। इसका नाम ही है अंटार्कटिका विलो, इसे नोटेड कमाम कर लीजिएगा। अंटार्कटिका विलो पाई जाती है जिसकी औसत ऊंचाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है।
तो अब सोचिए 5 से 7 सेंटीमीटर ऊंची ये झाड़ी है यहाँ पे। तो बाकी शैवाल काई वगैरह आप लोग देखती हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है, कोई ऊंचाई तो होती नहीं। तो यही यहाँ के मुख्य वनस्पति नहीं, यहाँ पे जाने पे सिर्फ शैवाल, काई, लाइकेन, मांस वगैरह यही प्रचुर मात्रा में नजर आते हैं। कुछ झाड़ियाँ जैसे एक अंटार्कटिका विलो पाई जाती है जो बहुत ही छोटी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर। यहाँ जो बारिश होती है तो बारिश भी बहुत कम होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर। लिख लीजिए यहाँ बारिश, यहाँ वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे रहता कौन है? तो यहाँ 2 प्रकार के जीव रहते हैं, एक होता है प्रवासी, एक होता है वहाँ के अस्थायी जीव। प्रवासी क्या होते हैं? प्रवासी वह जीव जो शीतकाल आने पे जो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो यहाँ से चले जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी होती है। यानी ऐसा भी नहीं कि वो सीधे हम लोगों के यहाँ चले आएंगे एकदम गर्म प्रदेश में, जैसे कि ये टुंड्रा से चले जाएंगे टैगा में, स्टेपेज में, उधर जाते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा सा राहत मिल जाती है। एक होता है अस्थायी जीव जो शीतकाल में भी वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो शीतकाल में शीत निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि वो बर्फ की गुफा बनाते हैं और उसी बर्फ के गुफा के अंदर शीत निद्रा में चले जाते हैं। जैसे कि जो ध्रुवी भालू होता है, ध्रुवी लोमड़ी होता है, ये होते हैं। यहीं पे पाया जाता है जो है कि पेंगुइन नामक पक्षी भी पाई जाती है जो उड़ती नहीं है, चलती है पैदल, ठंडे प्रदेशों में रहती है। पेंगुइन की कुछ खासियत ये है कि जो पेंगुइन होते हैं नर और मादा, तो ये अंडे देते हैं। तो इन अंडों में इनकी एक विशेष खासियत ये होती है कि 6-6 महीना अपना डिवाइडेशन करते हैं, नर और मादा दोनों 6-6 महीना बांट लेते हैं। कि जो अंडे होते हैं, सोचिए अंडे से पेंगुइन बनता है और इतने ठंडे प्रदेश में अंडे को कैसे सेना और से करके उससे बच्चा निकलना बड़ी इम्पॉसिबल है। लेकिन हमने क्या बताया कि नेचर जो प्रकृति है वो हर कंडीशन में सर्वाइव करने की स्थिति जब पैदा करता है, जब आपको नेचर ने वहां पे पैदा किया है तो आपको सर्वाइव करने के लिए वो क्षमता भी नेचर आपको दे ही देता है। बस आपको उस क्षमता को पहचानना है, बस ये चीज ध्यान रखिए। पेंगुइन क्या होता है, जब अंडा देते हैं तो जो पेंगुइन होता है 6 महीना नर उस अंडे को अपने पंजे में दबा करके रखती है और 6 महीने तक जो मादा होता है वो जा करके उस खाने की व्यवस्था करता है, यानी भोजन की व्यवस्था करता है। 6 महीने के बाद जब अंडा होता है तो उस अंडे को फिर मादा अपने पास रखता है और नर खाने की व्यवस्था करता है। तो ऐसे दोनों ट्रांसफर करते हैं और उसी में वो गर्म रहता है अंडा, फिर उसी गर्म से बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर से यही स्थिति होती है, नर और मादा 6 महीना ये 6 महीना वो। तो एक अंडे को पूरा गर्म रखता है और 6 महीना में उसके जो है कि जो बच्चा पैदा होता है हो जाता है, एक खाने की व्यवस्था करता रहता है, घूम घूम करके वो भोजन की व्यवस्था करेगा। फिर जब फिर अंडा होता है तो फिर वो अंडा दूसरे को ट्रांसफर कर देती है जो भी होगा नर मादा, फिर दूसरा वाला जो जोड़ी होगा उसका जोड़ा होगा वो जाकर के खाने की व्यवस्था करता है। तो ये पेंगुइन की खासियत पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक प्रवासी और एक अस्थायी। अस्थायी जीव वो जीव होते हैं जो ठंडी को बर्दाश्त कर सकते हैं। नेचर ने उनके अंदर ऐसी क्वालिटी दिया है कि वो शीत यानी बहुत ज्यादा ठंडी को भी बर्दाश्त कर सकती है। तो नेचर द्वारा उनका बनावट ही ऐसा होता है। उनके चमड़े बहुत मोटे होते हैं, त्वचा के नीचे, उनके चमड़े के नीचे चर्बी होता है, ढेर सारी मोटी सी चर्बी की परत होती है जिससे उन्हें ठंडा नहीं लगता, ठंडा कम लगता है। और ये बर्फ में ही गुफा बना करके उसी बर्फ के अंदर ही चले जाते हैं। बर्फ के अंदर जाने से टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और उसी में शीत निद्रा में चले जाते हैं। इसमें 2 विशेष तौर पर बहुत ही फेमस है जो शीत निद्रा में जाने वाले जो जानवर हैं। एक तो है जो है कि ध्रुवी भालू और दूसरा है ध्रुवी लोमड़ी। शीत निद्रा में पड़े होते हैं, जब मौसम बदलता है तो निकलते हैं, शीत निद्रा से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि यहाँ 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन? एक होता है अस्थायी जीव जो यहीं पे रहते हैं, दूसरा होता है प्रवासी जीव। प्रवासी जीव वे जीव होते हैं जो शीत ऋतु में ठंडी नहीं सह पाते और यहाँ से चले जाते हैं, जब मौसम इनके अनुकूल होता है तो वापस चले आते हैं। तो लिखिए प्रवासी जीव शीतकाल में, प्रवासी जीव शीतकाल में गर्म प्रदेशों की ओर प्रवास कर जाते हैं। गर्म प्रदेशों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो गर्म प्रदेश का मतलब क्या होता है? उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांश। यहीं पे लिखा जाएगा प्रवासी जीव निम्न अक्षांशों की ओर प्रवास कर जाते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो हम लोगों को पता है जैसे जैसे हम लोग निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं ठंडी बढ़ता जाता है। ये 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो उच्च अक्षांश की तरफ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ये कहाँ पे चले जाते हैं, निम्न अक्षांशों की ओर। तो लिख लीजिए, निम्न अक्षांशों की ओर जाते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर नहीं, निम्न अक्षांशों की ओर जाते हैं, निम्न अक्षांशों की ओर चले जाते हैं। इसमें जैसे कि कौन कौन से निम्न, जैसे टैगा पे चले जाते हैं, स्टेपीज में चले जाते हैं, तो इधर चले जाते हैं ये, ताकि थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा राहत मिल जाए। और ऐसे जीवों में जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो हम लोगों के राजस्थान में भी आता है, तो इसमें देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, साइबेरियन क्रेन, रेंडियर, मस्क इत्यादि, ये ऐसे जीव हैं जो यहाँ से प्रवास कर जाते हैं। साइबेरियन क्रेन वगैरह प्रवास करते हुए हम लोग देखते हैं जाड़े के दिनों में हम लोगों के यहाँ आते हैं, मतलब सर्दी में, जब हम लोग के यहाँ सर्दी होती है तभी साइबेरियन क्रेन यहाँ पे प्रवेश करते हैं। राजस्थान में कई सारे अभयारण्यों में वो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जाड़े के दिनों में आते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसे प्रवास करके आए। तो वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी, यहाँ की ठंडी उनके लिए गर्मी का एहसास दिलाती है, उनके लिए गर्म होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये प्रवासी होते हैं। ऐसे अस्थायी जीव जो होते हैं, ऐसे जीव होते हैं, लिखिए अस्थायी जीव, ऐसे जीव जो जो ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं। अस्थायी जीव वे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना शीत सहन करने की होती है। हमने क्या बताया था, इनकी चमड़ी मोटी होती है, इनकी चमड़ी मोटी तथा त्वचा के नीचे मोटी चर्बी जमी होती है, तथा त्वचा के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है। बाई नेचुरल होता है ये, ताकि ये सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। तो ये क्या होते हैं, ये प्रवासी जीव, सॉरी ये अस्थाई जीव शीतकाल में बर्फ के नीचे गुफा बनाकर शीत निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा में चले जाते हैं। जैसे ध्रुवीय भालू और ध्रुवीय लोमड़ी। अच्छा, समुद्री प्रदेशों की अगर बात किया जाए तो समुद्री प्रदेशों में जैसे कि जो व्हेल होता है और सील जो मछली होती है इसी प्रकार की होती है। देखिए समुद्री प्रदेशों में यानी ऐसे क्षेत्र जो इस अक्षांश में 70 to 80 अंश अक्षांशों के मध्य में जो समुद्री प्रदेश है, जो जहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे सील और व्हेल पाई जाती हैं जो शीतकाल में वहाँ पे रह सकते हैं। समुद्री प्रदेशों में, इस प्रदेश में सील और व्हेल पाई जाती हैं। इस प्रदेश में सील और व्हेल मछली पाई जाती हैं। सील और व्हेल मछली पाई जाती हैं तथा अंटार्कटिका में पेंगुइन पाई जाती है। हमने बताया था पेंगुइन पाई जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, दो चीजें, अंटार्कटिका में तो पेंगुइन पाया जाता है लेकिन आर्कटिका में पेंगुइन नहीं पाया जाता। और दूसरी चीज, आर्कटिका में भालू पाया जाता है, ध्रुवी भालू, लेकिन अंटार्कटिका में ध्रुवी भालू नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, बॉक्स में आप लोग इसे लिखिएगा। अंटार्कटिका में पेंगुइन पाया जाता है, पेंगुइन होता है, लेकिन भालू नहीं, लेकिन ध्रुवी भालू नहीं पाया जाता। यहाँ पे ध्रुवी भालू नहीं पाया जाता। ऐसे ही आर्कटिका
आर्कटिका में ध्रुवीय भालू पाया जाता है, ध्रुवीय भालू होता है, लेकिन पेंगुइन नहीं, लेकिन पेंगुइन नहीं पाया जाता। ऐसी कनाडा के और ग्रीनलैंड में जो टुंड्रा निवासी हैं उन्हीं को बोलते हैं एस्किमो। तो यहाँ पे एक तथ्य और लिख लीजिए, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी को, ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी को एस्किमो कहा जाता है। नाम सुने होंगे आप लोग, एस्किमो कहा जाता है। तथा यूरोप के टुंड्रा निवासी को लैप्स कहा जाता है, तथा यूरोप के टुंड्रा निवासी को लैप्स कहा जाता है, लैप्स कहा जाता है। एवं एशिया के टुंड्रा निवासी को क्या बोलते हैं? एवं एशिया के टुंड्रा निवासी को समाइड कहा जाता है, समाइड कहा। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला तथ्य ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, कि कहाँ के टुंड्रा निवासी को क्या क्या बोला जाता है, ये चीज़ें। तो ये आज हम लोगों का विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश पे हम लोगों का डिस्कशन समाप्त हुआ। लगभग 5-6 लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ा है विश्व के जलवायु प्रदेशों पे हम लोगों का ये डिस्कशन रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, भारत के भूगोल पे हम लोग चर्चा करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उस पर डिस्कशन किया जाएगा। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कुछ हो। ज्वाइन बटन भी हमने एक्टिव कर दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन करके कुछ कोऑपरेट कर सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट